नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे कक्षा षष्ठी का अध्याय 8 शरीर में गति भाग 3। पिछले भाग में हमने पढ़ा शरीर की अस्थियों के बारे में, उपास्थियों के बारे में। तो हमने उपास्थियों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम देखते हैं कि जब हम अपने कान को स्पर्श करते हैं तो क्या आप किसी कठोर अस्थि का भाग अनुभव करते हैं। हम देखते हैं कि कान को हाथ लगा करके देखिए, उसको मोड़ने का अगर प्रयास करें तो कान आसानी से मुड़ जाता है, जबकि हाथ की हड्डी को हमें संधियों से नहीं मोड़ना है। हड्डी को अगर हम मोड़ने का प्रयास करें तो हड्डी आसानी से नहीं मुड़ सकती है। तो कान है आसानी से मोड़ा जा सकता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। जब हम कान को मरोड़ करके देखते हैं तो यूँ लगता है जैसे कि इसमें कोई हड्डी है ही नहीं, वह आसानी से मुड़ जाता है और हड्डियों वाला भाग आसानी से मुड़ नहीं सकता। क्या आपको अंगुलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली एवं उसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस होता है। चित्र में जैसे दिखाया हुआ है, कान का सबसे नीचे वाला भाग जहाँ हम लौंग पहनते हैं उसको कर्णपाली कहते हैं, और ऊपर वाला भाग कान के ऊपरी भाग में उपास्थि होती है, हड्डी होती है, लेकिन उनको उपास्थियाँ कहते हैं। ये थोड़ी सॉफ्ट होती है। तो नीचे वाले भाग में चमड़ी का अनुभव होता है जो कर्णपाली है, लेकिन ऊपर वाला भाग हल्का सा हमें कड़क लगता है। तो यहाँ पे यह उपास्थि है। क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली, परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है। हड्डियाँ कठोर होती है लेकिन उपास्थियाँ कठोर नहीं होती है। शरीर की संधियों में भी उपास्थियाँ पाई जाती है। हमने देखा है कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर के बना हुआ होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं और मोड़ सकते हैं। जैसे कि अस्थियों में हम कान को मरोड़, उपास्थियों में हम कान को मरोड़ कर देख सकते हैं। हमारे शरीर की हड्डियों को हम यूँ तो नहीं देख पाते, लेकिन हम उसको हाथ को, पाँव को छू कर के अनुभव कर सकते हैं। जो हम एक्सरे निकलवाते हैं, उस एक्सरे में हड्डियों का चित्र अंकित होता है, हम उसको देख सकते हैं। तो हमारा शरीर हड्डियों से, उपास्थियों से और संधियों से, विभिन्न प्रकार के जॉइंट जो हमारे घुटने जहाँ से मुड़ते हैं, जहाँ कोहनी जो कोहनी होती है, उससे मिलकर के बना होता है। जैसे कि चित्र में दिखाया हुआ है, अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशियाँ संयुक्त रूप से कार्य करती है। मांसपेशियाँ दिखाई हुई है। हाथ की जो हड्डियाँ हैं उसके ऊपर यह चित्र में लाल रंग की मांसपेशियाँ दिखाई गई है। तो यह हाथ को गति प्रदान करने में सहायता करती है। क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं। दूसरे हाथ से इसे छूकर देखते हैं। हम अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से छूकर के देखते हैं। क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है। इसे पेशी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे मसल्स बोलते हैं। संकुचित होने के कारण पेशियाँ उभर जाती हैं। जैसे ही हम अपनी कोहनी को मोड़ते हैं और जैसे ही हाथ को हम चित्र ए में दिखाया गया है अगर वैसे करके देखते हैं तो जो हमारी मांसपेशियाँ हैं, मांसल भाग है, वह संकुचित हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हम वापस हाथ को उसी पुनः स्थिति में लाने का प्रयास करते हैं। पेशियों का क्या होता है। क्या यह अभी भी संकुचित अवस्था में है। चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियाँ भी इसी प्रकार का संकुचन देखते हैं। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी हो जाती है, कठोर एवं मोटी हो जाती है। जैसे ही हम अपने हाथ को कोहनी की जगह से मोड़ते हैं तो हमारी जो मांसपेशियाँ हैं वह कठोर हो जाती है, क्योंकि यह अस्थि को खींचती हैं। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल, जो लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है, इस अवस्था में आ जाती है। जब हम अपने हाथ को मोड़ते हैं तो हमारे हाथ की पेशियाँ खिंचती हैं, जिसकी वजह से वो कठोर हो जाती हैं, जिसमें से एक पेशी शिथिल अवस्था में आ जाती है।
अस्थियों को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। जो हमारी मांसपेशियां हैं वह केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। इन्हीं पेशियों की गति के कारण हम किसी भी चीज़ को उठा सकते हैं, रख सकते हैं, हमारे हाथ पांव कार्य करते हैं, हम दौड़ सकते हैं, इन्हीं मांसपेशियों के कारण होता है। अब हम अध्ययन करेंगे जंतुओं की चाल के बारे में। तो सबसे पहले अध्ययन करेंगे केंचुए के बारे में। केंचुए को सामान्यतः जो कृषक का मित्र भी कहा जाता है। यह रेत को निगलता है और उससे फिर खाद बनती है। तो सबसे पहले यहाँ पे है क्रियाकलाप 5 दिया हुआ कि बगीचे में चलते हुए केंचुए का निरीक्षण करना है। हम देखते हैं कि जो कृषक है वो सामान्यतः जहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं वहाँ पे केंचुए छोड़े जाते हैं ताकि वह वहाँ की मिट्टी को उपजाऊ बनाएं। इसे पकड़कर एक शाही सौंक फिल्टर पेपर पर रखिए, इसकी गति को देखिए। हमें केंचुए को पकड़ना है। केंचुए सामान्यतः दिखने में लट जैसे होते हैं। लटें सामान्यतः छोटी होती है, वह थोड़े लंबे होते हैं। तो केंचुए को लेकर के उसको किसी पेपर पर रखना है। इसके पश्चात केंचुए को एक कांच की पट्टी, टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए तथा उसकी गति का परीक्षण कीजिए कि वह कैसे चल रहा है। क्या यह गति पेपर पर केंचुए की गति से भिन्न है? ऊपर की दो सतहों में से किसी एक पर केंचुआ आसानी से चल सकता है। जैसे कि हमने कांच की पट्टी ली है, कोई चिकनी सतह ली है और एक पेपर लिया है, तो उसमें से अगर हम केंचुए को छोड़कर देखेंगे कि वह कैसे चलता है तो इस पर अलग अलग प्रकार की उसकी गतियाँ होगी। वैसे सामान्यतः केंचुआ, जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिखाया हुआ है, केंचुआ दिख रहा है, तो ये केंचुआ जैसे लटें चलती है वैसे ही चलता है। ये अपने शरीर को बीच पहले पेशियों की सहायता से खींचता है, बीच में से ऊपर करता है, फिर ये धीरे धीरे आगे खिसकता है। केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे हुए अनेक छल्लों से बना हुआ होता है। जैसे कि हम केंचुए के शरीर को देखें तो उसके शरीर पर हमें विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे खंड दिखाई देंगे। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती हैं, परंतु इसमें पेशियां होती हैं। अस्थियां मतलब हड्डियां। तो केंचुए के शरीर में हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, इसमें मांसपेशियां, सिर्फ मांस से बना हुआ होता है इसका शरीर, जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करता है। चलने के दौरान जब केंचुआ चलता है तो केंचुआ अपने शरीर के पीछे वाले भाग को भूमि में जकड़े रखता है तथा अग्रभाग को फैलाता है। इसके बाद वह आगे वाले भाग को भूमि में पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है और खिसक के चलता है। जैसे सांप रेंग के चलता है तो केंचुआ और लट्टें, सामान्यतः लट्टें भी इसी प्रकार चलती है कि वह बीच आगे से पहले खिसकेगी, बीच में से अपने शरीर को सिकोड़ेगी और उस प्रकार वो आगे वाले भाग को गति देकर के आगे चलेंगी। इसके बाद वह अग्र भाग को भूमि में पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। तो केंचुआ अपने शरीर को संकुचित करता रहता है तथा स्वतंत्र करता रहता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केंचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराता हुआ मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। वह अपने शरीर के हिस्से को ज़मीन से किस प्रकार टिकाता है? इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूल, जैसे कि हम बोल सकते हैं बाल जैसी आकृति होती है केंचुए के शरीर पर। ये जो शूल है ये पेशियों से जुड़े हुए होते हैं। ये शूल मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। जैसे कि अगर कोई छोटा सा कॉकरोच अगर दीवार पे चढ़ रहा है, कहीं पे चढ़ रहा है, तो अपनी पाँव की सहायता से वो अपनी पकड़ मजबूत बनाएगा। तो केंचुए के जो शरीर पर रोम पाए जाते हैं, उन्हीं रोम की सहायता से वह आसानी से चल सकता है। वही रोम उसके शरीर का बैलेंस बनाए हुए रखते हैं। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर, जो ये मिट्टी का पाचन तो उसके शरीर में होगा नहीं, तो जो वो अपाचित पदार्थ है उसको वह बाहर निकाल देता है। केंचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ कर देता है, क्योंकि उससे वह खाद का कार्य करती है, जिससे पौधे को फायदा होता है। इसी तरह जो अलग अलग प्रकार के जानवर हैं वह अलग अलग प्रकार की गतियाँ करते हैं। सांप भी
सांप के अंदर भी जैसे कि अस्थि नहीं पाई जाती, वह भी मांसपेशियों के द्वारा चलता है, तो वह भी खिसक करके गति करता है, रेंग करके चलता है। केंचुआ भी है जो पेशियों की सहायता से संकुचित होकर के गति करता है। तो हमारा आज का प्रश्न है, पेशियाँ किसे कहते हैं? धन्यवाद।